SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यही पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। इसका एक केस हम लोग पढ़ चुके थे, कौन सा, आउटसाइड वाला। इसमें दो केस पॉसिबल होगा, राइट। अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, SNC है, तो इसमें चार्ज खुद से अरेंज होगा कि हम लोग अरेंज करेंगे। इसमें चार्ज को वी अरेंज द चार्ज, अरेंज द चार्ज, राइट। जहां चार्ज रखेंगे वहां चार्ज रह जाएगा, यानी पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट, थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है। इस तो दो केस पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि मान लो अगर कोई पॉइंट इंटीरियर ले ले, लेट्स से ए बी द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर और कोई पॉइंट बी आउटसाइड है, राइट। यानी केस फर्स्ट, अगर r ग्रेटर देन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। और केस सेकेंड, r लेस देन r हो जाएगा, तो ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, राइट। और इसमें भी हम लोग आउटसाइड के बारे में क्या पढ़े थे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट कैसा हो जाता है, चार्ज जो होता है ये इस पे, अगर मान लो इस पे पूरा क्यू, टोटल चार्ज क्यू चार्ज था, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये पूरा स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए। देखो अगर हम गॉसियन सरफेस मानेंगे तो ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर चलाएगा, राइट, आ जाएगा ना। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज एट सेंटर, ठीक है। पॉइंट चार्ज कहाँ रखा होगा, सेंटर पे, ठीक। तो अगर देखो आउटसाइड के लिए लेट्स से दिस डिस्टेंस टू बी r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई क्या, ऑडियो क्लियर है, ठीक, चलो। तो ये अगर हम केस बी के लिए निकाले, एट बी मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो पॉइंट चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज विच इज केप्ट एट सेंटर, राइट। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आउटसाइड के लिए होगा, बट प्रॉब्लम होगा इनसाइड के लिए, ठीक है। क्योंकि हम अगर हम लोग देखो ये एसेंस सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर कैसा है, स्फेरिकल एकदम सिमेट्रिकल है, राइट, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो इसकी वजह से इसमें क्या गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, राइट, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, एज्यूम करते थे गॉसियन सरफेस, हम सेकेंड वाला केस बता रहे हैं, इनसाइड पॉइंट के लिए एज्यूम करते थे गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ये हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, राइट, दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस तो मान लियो, सेकेंड क्या हम लोग को निकालना है, क्यू इन। गॉस लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सेकेंड मोटो क्या था, क्यू इन निकालना। देखो तो क्यू इन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो जो चार्ज हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि इनिशियल अगर कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, सिर्फ दे रखा है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यह मानेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है एकदम यूनिफॉर्म है, राइट। क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे रो बी यूनिफॉर्म, राइट, ठीक है। क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इसमें गिवन किस मतलब डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। जब कुछ नहीं गिवन होगा तो हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कि जो भी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, एकदम यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, लेमडा सिग्मा या रो डिफाइन होगा, ओबियस है कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो देखो अगर हम लोग रो लिखना चाहें सिंपल, रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा,
ठीक। तो ये देखो ये पूरा चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक, तो अब हमको चार्ज निकालना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है, इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर वाले जो वॉल्यूम में है, इसके अंदर चार्ज निकालना है। तो क्यू इन कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम, ये लिखेंगे ना। और वॉल्यूम कौन सा लेंगे, ये वाला वॉल्यूम लेंगे, ये छोटा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला, क्योंकि हमको सरफेस के अंदर वाला चार्ज निकालना है। राइट, ये सब चार्ज समझ में आ रहा है ना। तो रो कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। राइट, 4/3 से 4/3 कैंसिल किया गया, क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ये तुम्हारा क्यू इन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस गॉस लॉ में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन, क्यू इन कितना है, क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। राइट, यहाँ से सॉल्व करो तो ई कितना आ जाएगा, देखो क्यू आर क्यू बाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, अब देखो क्यू बाई 4 पाई आर क्यू, देखो हमको क्या लिखा हुआ, क्यू आर क्यू बाई, चलो इसको ये कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पहले लिख लो क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू लिख सकते हैं। देखो तो सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिए, तो के क्यू आर बाई 4 पाई आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस और स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। स्मॉल आर क्या था, सेंटर से डिस्टेंस। राइट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई के क्यू आर बाई आर क्यू इनसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए। राइट, करते हैं, देखो तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये हो गया इनसाइड। ये हो गया इनसाइड के लिए। यहाँ पर देखो ये आर क्या है, स्मॉल आर, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। राइट, देखो हम लोग क्या लिए थे, जो मेरा स्फीयर था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट, उसका रेडियस कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर बी द रेडियस, और जो इंटीरियर पॉइंट था ए, सेंटर से ये डिस्टेंस आर लिए थे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया, के क्यू बाई आर क्यू। इसका मतलब इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। राइट, इनसाइड के लिए, और आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे था, आउटसाइड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हम थोड़ा सा हिंट देंगे तुम लोग को इसका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का यहीं से कंसेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि अर्थ भी कैसा है, एक सॉलिड है, स्फेरिकल है। राइट, तो जो काम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वही काम वहाँ पे एक्सीलरेशन का होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स डेवलप होता है, किस पे, मास पे होता है ना, जी की वजह से फोर्स डेवलप होता है किस पे, मास पे, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स डेवलप होता है किस पे, चार्ज पे। ठीक है, देखो थोड़ा सा एनालॉगस होगा, ठीक, मतलब एक जैसा दिखेगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी भी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ। किसके लिए, एसएनसी के लिए, एसएनसी। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर, आर इक्वल टू आर। ठीक, देखो
अंदर में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड पॉइंट, और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट। ठीक, यानी कि कांस्टेंट होगा, सॉरी कांस्टेंट बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब हुआ, ये किसका ग्राफ हो गया, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ना, यानी हाँ लाइन स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके बाद जैसे ही सरफेस से आएगा उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। इधर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, किसकी वजह से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा ये पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। चलो हो गया, चलो आगे चले। देखो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एसएनसी, शॉर्ट में एसएनसी, राइट। अब इसकी वजह से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में भी दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, वन इज इंटीरियर एंड अनदर इज एक्सटीरियर, ठीक, ठीक है, तो एक पॉइंट अंदर ले लो, एक पॉइंट बाहर ले लो, ठीक है, लेट्स से ए बी द इंटीरियर पॉइंट, बी बी द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब दोनों पे पोटेंशियल, ठीक, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेंगे तो थ्रू आउट द वॉल्यूम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो इसमें देखो पहले केस हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, केस फर्स्ट, आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड पॉइंट के लिए पढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, आउटसाइड पॉइंट के लिए बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पॉइंट चार्ज, एकदम याद रखना है, शेप कैसा भी हो इट डजंट मैटर, पॉइंट चार्ज, राइट। और पॉइंट चार्ज यानी अगर हम लोग बी पे पोटेंशियल निकालें, ठीक है, बी पे अगर लेट से ये डिस्टेंस आर है तो बी पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वी कितना हो जाएगा, सिंपल के क्यू बाई आर, राइट, सॉरी स्मॉल आर, ठीक है, के क्यू बाई आर, राइट। यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल हुआ किस तरह का रिलेशन शो कर रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड के लिए, ठीक। अब देखो इनसाइड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, कैसे, केस इनसाइड पॉइंट यानी कि आर लेस देन आर, ठीक है, अगर हम लोग ये केस लेते हैं, ठीक, तो इनसाइड पॉइंट में हम लोग को पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं, अगर एट ए की बात करते हैं, एट ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, मान लो लेट से स्मॉल आर, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिंपल के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू, यही होगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग, चलो हम लोग अगर हम एक पॉइंट इसके सरफेस में मान दें, लेट से सी बी द पॉइंट ऑन द सरफेस, सी क्या है, लेट कर लो, लेट सी बी पॉइंट ऑन सरफेस, तो अगर हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आर, सिंपली इसमें क्या कर देंगे, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यही होगा ना आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। सरफेस पे देखो, क्योंकि ये देखो ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करता है, हम लोग पिछले केस में हम बताए थे कि दोनों से करेंगे तो बराबर ही आता है सरफेस पे, चाहे इनसाइड वाला से पुट करो या आउटसाइड वाला से, दोनों से पुट करने पे क्या होता है, बट इक्वल इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सरफेस का पोटेंशियल हो गया, ठीक। अब देखो अगर हम लोग, अब हम लोग को इसमें पोटेंशियल निकालना हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे कि कौन सा, E बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, तो यहाँ से डी वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, राइट, ये वाला इसमें मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब
ये डीवी क्या होता है एक्चुअल में, इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे, राइट, ये लिखेंगे ना। तो अगर हम इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको लिखे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक, चलो इतना तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ए को, जिस पॉइंट को निकालना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मेरा मोटो क्या है, ए पे पोटेंशियल निकालना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो लेट कर लेंगे ए बी इनिशियल पॉइंट, राइट, और सरफेस वाले को सी को फाइनल पॉइंट मान लेंगे, एंड सी बी फाइनल पॉइंट। तो एक्चुअल में हम लोग को वी ए माइनस वी सी बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया, हम इस जिस पॉइंट को निकालना है उसी पॉइंट को हम इनिशियल मान लिए, और इस सी वाले पॉइंट को हम क्या मान लिए, फाइनल पॉइंट मान लिए। तो हम लिख सकते हैं ना वी ए माइनस वी सी, क्योंकि यहाँ पर वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिखा है ई डॉट डी आर, राइट। हो गया, ठीक, देखो हम देखो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू इंटीग्रल ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू आर बाई आर क्यू इंटू डी आर, ये लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर, हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक की बात करें, यानी स्मॉल आर से, देखो ये सी पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, कैपिटल आर, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करो, वी ए वी सी को क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर, राइट, इंटीग्रल के क्यू बाई आर क्यू तुम्हारा बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन आर डी आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है, वी ए माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्यू, इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, आर से आर। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा ये देखो एक बार, के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एम आई राइट, ये सही लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो हम लोग को निकालना है वी ए, तो इस के क्यू बाई आर को इधर कर दो, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई टू आर क्यू आर स्क्वायर माइनस आर क्यू, आर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो नीचे क्या हो जाएगा, टू आर क्यू, और यहाँ बचेगा टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर, क्या सही लिखे हैं, देखो तो सही है ना, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, थ्री के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू, नहीं ऐसे नहीं, इसको थ्री को अंदर कर दो, के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू एसेंसी इनसाइड द, ठीक है, पोटेंशियल
इनसाइड SNC सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कितना आ गया के क्यू बाई 2r3 3r² माइनस r²। देखो वेरिएबल ये स्मॉल वाला r है, और वेर r याद रखना है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। ठीक है, अब इसी में देखो r इक्वल टू 0 पुट करो, पुट r इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, r जब 0 हो जाए तो क्या सेंटर बन जाएगा, अगर ये r 0 हो जाए तो क्या सेंटर आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ स्फीयर। राइट, तो सेंटर ऑफ स्फीयर पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा VC, VC सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो यहाँ चलो क्या करते हैं, इस ये भी C आ गया ना सेंटर, इस पॉइंट को D ले लो, C वाले पॉइंट को D ले लो। ठीक, ठीक है चलो, तो VC सेंटर कितना हो जाएगा, ये भी D, यहाँ पे R को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3KQ बाई 2R। ठीक है, यानी सेंटर पे देखो इस समय सेंटर पे पोटेंशियल है। ठीक, और देखो एट इफ R इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस हो गया, सरफेस, तो इस सरफेस पे भी कितना हो जाएगा, कैपिटल R पुट करके देखो तो KQ बाई R आ जाएगा। ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा 3KQ बाई 2R, सरफेस पे कितना होगा KQ बाई R, आउटसाइड भी कितना हो जाता है KQ बाई स्मॉल r। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं, राइट। ग्राफ देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए जो भी आया किसी r डिस्टेंस की दूरी पे, ये क्या आ गया KQ बाई 2r3 3r² माइनस r², अगर r डिस्टेंस की दूरी पे निकालेंगे। ठीक, ये हो जाएगा पोटेंशियल SNC की वजह से। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए भी जो आया वो हो जाएगा KQ बाई R सिंपली। ठीक, अब यहाँ से एक और बात, सेंटर की बात करते हैं तो क्या आएगा 3KQ बाई 2R, और सरफेस पे बात करते हैं तो ये आएगा KQ बाई R। ठीक है, अब देखो इस सब की मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस R इक्वल टू R। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है कि सरफेस पे, विच वन इज ग्रेटर, सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है या सरफेस पे, सेंटर पे, सेंटर पे 1.5 KQ बाई R लिखा हुआ है, और यहाँ पे सरफेस पे है KQ बाई R, यानी कि अगर हम लोग इस पॉइंट को KQ बाई R लिखते हैं तो यहाँ इससे कुछ ज्यादा होगा, 3/2 KQ बाई R होगा ना। इसका मतलब सरफेस पे जैसे जैसे आ रहा है, देखो R बढ़ रहा है, यानी सरफेस से घटेगा, ये VR का वैल्यू घटेगा, मैक्सिमम कहाँ होगा सेंटर पे, मैक्सिमम कहाँ होगा पोटेंशियल सेंटर पे होगा, लेकिन जैसे ही सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, देखो समझो इस बात को। ठीक है, सेंटर पे VC मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस R बढ़ेगा क्या VC घटना, पोटेंशियल घटना शुरू होगा, देखो तो ये फैक्टर घट रहा है, और सरफेस पे आते आते कितना हो जाएगा KQ बाई R, यानी कि जो ग्राफ होगा कैसा नेचर का होगा, डिक्रीजिंग नेचर का, कुछ ऐसे घटते हुए आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला फॉलो करने लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड,
राइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, पोटेंशियल का। ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है सेंटर पे और फिर डिक्रीजिंग होने लगता है। ठीक, और जब भी इन्फिनिटी की बात करते हैं, भी आर टेन टू इन्फिनिटी, तो भी कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ। राइट, ये हुआ तुम्हारा ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, किसकी वजह से, एसएनसी की वजह से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हो गया। हम्म, देखो सरफेस पे, सॉरी सेंटर पे पोटेंशियल है 3/2 KQ/R, राइट, 1.5 पर, और सरफेस पे KQ/R, इसका मतलब VC ज्यादा है सरफेस से, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, सरफेस पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। यह जो पोटेंशियल लिखे हैं, सॉरी ये सेंटर पे, ये सेंटर वाला है, राइट। और देखो सेंटर से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या घटते जा रहा है, तब तो 1.5 से 1 हो गया पोटेंशियल, देखो सेंटर से सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग हो रहा है, राइट। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, कुछ घटते हुए, कुछ इस तरह का, ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो, राइट। देखो ग्राफ निकालने का तरीका भी है, हम तुम लोग को एक बार बताए थे रूल, डोमेन, सिमेट्री, हो गया। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, राइट, रिलेटेड टू एसएनसी क्वेश्चन। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज एसएनसी, ठीक है। एसएनसी है तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना पड़ेगा, राइट। तो थ्रू आउट द हम फॉलो कर दिए, बट इस बार इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है, यानी रो का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, रो का वैल्यू दे रखा है, रो बराबर रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। फाइंड करना है, फाइंड, पहला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट आर लेस देन आर, सेकेंड आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। वेयर आर इज द, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। चलो क्वेश्चन समझ में आया। इस बार डेंसिटी दे रखा है, रो इक्वल टू रो नॉट आर कूलम पर मीटर की, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि इस बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस समय जो डेंसिटी दे रखा है, चार्ज डेंसिटी, ये वेरिएबल है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, मतलब ग्रेटर देन, यानी पॉइंट कहाँ है, कहीं बाहर है, यहाँ पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर गॉस लॉ, देखो एसएनसी, हम जब भी स्फीयर की बात करेंगे तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हमेशा गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा काम होता है गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना, तो जो भी पॉइंट होगा यहाँ से हम एक स्फेरिकल सरफेस मान लेंगे, सच डेट जो मेरा स्फीयर है वो पूरा का पूरा कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, राइट। अब देखो क्या पूरा चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो मोटो है क्यूइन कैलकुलेट करना, क्यूइन कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बात बताओ, चार्ज कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ है, चार्ज जीरो से लेके कैपिटल आर तक भरा हुआ है कि नहीं, चार्ज जो है
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक, r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r तक में है, इतना ही में चार्ज है ना, इससे तो बाहर नहीं है। तो अगर हम लोग केस फर्स्ट में भी निकालेंगे, सॉरी केस सेकेंड, हम लोग पहले केस सेकेंड देख लो, केस सेकेंड में भी निकालेंगे r ग्रेटर देन r के लिए, तो चार्ज का जो क्यूविन निकालेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही कैलकुलेट करेंगे। अब क्यूविन निकालने के लिए हम लोग को इसमें नॉन यूनिफॉर्म है तो हम लोग dq वाला फॉर्मेट लगाएंगे, और ये होता है रो dv, रो का वैल्यू दे रखा है रो नॉट r dv, राइट। अब देखो dv वॉल्यूम, तो यहाँ पे हाँ हम सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है, पहले सेकेंड देख लो इसके बाद फर्स्ट, ठीक, रो नॉट dv, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे जाके एक dr थिकनेस का क्या मान लेते थे, स्फीयर। एलिमेंट कैसा हो जाएगा, स्फीयर dr थिकनेस का, ठीक, r पे जाके dr का एक स्फीयर मान लेंगे, यानी जो एलिमेंट होगा मेरा स्फेरिकल होगा, स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, राइट, dr थिकनेस का। अब देखो तो dv लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रो नॉट r, राइट, 4 पाई r स्क्वायर dr। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इस स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करा, होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, बट हम लोग को कौन सा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जहाँ पे मटेरियल है, मतलब ये थिकनेस वाला वॉल्यूम लेना है। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस इनटू थिकनेस, 4 पाई r, हाँ 4 पाई r स्क्वायर dr। ये क्या आएगा, रो नॉट 4 पाई r क्यूब dr। ये तुम्हारा dq आ गया, तो q इन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq, राइट, इंटीग्रेशन कर दो, 4 पाई रो नॉट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन r क्यूब dr, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई रो नॉट r के पावर 4/4, यानी तुम्हारा आ गया पाई रो नॉट r के पावर 4/4, ठीक है, ये तुम्हारा क्यूइन आ गया, राइट। अब अप्लाई करो तो सॉरी हाँ 4 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा ना, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब अप्लाई गॉस लॉ में पुट करो, ई एरिया कितना लिख लेंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्यूइन कितना है रो नॉट पाई r के पावर 4/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखो ई कितना आ गया रो नॉट पाई r के पावर 4/4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कौन सा, आउटसाइड के लिए आ गया। देखो आउटसाइड के लिए यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि ई जो है अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है कि नहीं, आउटसाइड पॉइंट के लिए ई कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब देखो इनसाइड पॉइंट के लिए केस फर्स्ट देख लो, r लेस देन r, तो इसमें भी हम लोग गॉस लॉ ही अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इन कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ कहीं भी पॉइंट मान लो मेरा पॉइंट ए यहाँ पे है, तो सिर्फ ये अंदर वाला चार्ज, यानी इस समय सिर्फ लिमिट चेंज होगा 0 से लेके स्मॉल r, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ क्या चेंज होगा, लिमिट। आवाज आ रही है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, देखो हम लोग को इस के अंदर का हम लोग को चार्ज निकालना है, तो क्या कर देंगे, सिर्फ लिमिट 0 से r तक क्या कर देंगे, स्मॉल r तक इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ सिर्फ क्यूबिन बदल जाएगा और कुछ नहीं। तो सिर्फ हम लोग क्यूबिन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या है 4 पाई रो नॉट r क्यूब, 4 पाई रो नॉट r क्यूब dr, 0 से लेके स्मॉल r तक ही इंटीग्रेट करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को वेरिएबल के टर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई रो नॉट r के पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया पाई रो नॉट r के पावर 4।
अब देखो, अब गॉस लॉ में पुट करो, राइट, अब इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन पाई रो नॉट आर के पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सॉल्व करो, ई कितना आ जाएगा, पाई रो नॉट आर के पावर 4 बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया किसी का रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट? क्या के टर्म में, हाँ के टर्म में लिख सकते हैं, बट गिवन है क्वेश्चन रो नॉट तो हम रो नॉट के टर्म में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, के टर्म में भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करने वाला बात है, जो इनसाइड पॉइंट के लिए आया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। ध्यान से देखो, हम इंटीरियर की बात करते हैं, ठीक, चलो आगे समझाते हैं। ये हो गया, हो गया, ठीक। देखो हम एक कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या है, देखो केस फर्स्ट, केस ए केस में हम लोग अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म था, यानी रो यूनिफॉर्म था, फॉर्म यानी कि रो जो था आर के पावर 0, यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब, दिस इंप्लाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 0 बोल सकते हैं कि कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। फर्स्ट केस जो प्रूफ किए थे, देखो हम लोग जो प्रूफ किए हैं ये वाला, इसमें रो क्या है, रो यूनिफॉर्म माने है ना, ठीक, तो आर के पावर 0, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्या था, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन आया था, क्या आया था, के क्यू आर बाई आर क्यू, यही आया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कब था, जब यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म करने का क्या मतलब कि वो डिस्टेंस से डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। सेकेंड केस बी, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें हम लोग डेंसिटी लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, ये लिए ना अभी प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या लिए, डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर के पावर 1, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो भी डिस्टेंस आर ले रहे हैं, कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। इनसाइड पॉइंट की बात करें, कौन सा पॉइंट, इनसाइड के लिए, इनसाइड पॉइंट, राइट। तो देखो 0 है तो एक पावर बढ़ गया, +1 हो गया, 1 है तो फिर एक पावर बढ़ गया। इसका मतलब कि अगर हम लोग जनरलाइज करें, इफ डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर n, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पावर हो जाएगा, आर के पावर n+1। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शन से छांट सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे, अगर मान लो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग फॉर एसएनसी, रो दे रखा है, रो नॉट आर क्यू कूलम पर मीटर क्यू, क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट, ठीक है, कोई भी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4 हो जाएगा, राइट, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर होगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी प्रोपोर्शनल आर के पावर 4 दिखे, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मार सकते हैं। चलो ये होमवर्क रहा,
वेरीफाई करने के लिए कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, इसका डेंसिटी दे रखा है और इसके अंदर कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। जो भी आएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4 हम लोग बोल सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं ई जो होगा सम कांस्टेंट टाइम, यानी सम कांस्टेंट को के नहीं लिखो, कुछ सी लिख दो, सम कांस्टेंट टाइम आर के पावर 4 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज ग्राफ बनाने में यूजफुल होता है, ठीक है। डायरेक्ट तुमको इससे ग्राफ पूछ देगा कि अंदर का ग्राफ कैसा होगा, तो जो भी ग्राफ आर के पावर 4 वाला शो करेगा उस तरह का हम लोग ग्राफ ले लेंगे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना और वेरीफाई भी करना है रिजल्ट। हो गया, आगे चले। अब देखो थोड़ा सा हम लोग ग्रेविटेशन का हिंट देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन बताने का पर्पस ये है कि एकदम सेम चीज है, ठीक है। ग्रेविटेशन में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, विथ हाइट, ठीक है, हाइट एंड डेप्थ, ठीक है, इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, हाइट और डेप्थ के अनुसार, ठीक है, कि हाइट पे कितना होगा, ठीक, और डेप्थ पे कितना होगा, इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इस बात को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो अब ये अर्थ हो गया, ठीक है, मान लो ये अर्थ, दिस इज अर्थ। अर्थ कैसा है, सॉलिड है या हॉलो? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, राइट, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब देखो तो इसमें पूरा मटेरियल भरा होगा, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं हम लोग, एक चीज देख लो, कंपेयर, नोट में लिख लो, कंपेयर अर्थ एज, कंपेयर अर्थ विथ एसेंसी, किससे कंपेयर करेंगे, अर्थ को किससे कंपेयर करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टर से। किससे कंपेयर करेंगे, आवाज आ रही है मेरी? सॉलिड नॉन कंडक्टर से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, राइट। अब देखो सेकेंड, ये पहला चीज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेरिजन करेंगे, एक्स को कंपेरिजन करेंगे या जी को कंपेरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। जी को कंपेरिजन करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। क्यू को मास से, ठीक है, क्यू को यानी उल्टा लिख दिया, मास को क्यू से करना चाहिए, मास को क्यू से, राइट। और तुम लोग जानता है कि सरफेस पे, एट सरफेस जी कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, होता है ना, सही है, ठीक। अब देखो यहां तक किसी को डाउट, सरफेस पे ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला सबको पता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। अब देखो अब हम लोग दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, अगर कोई पॉइंट एबव द, मान लो ए पॉइंट है, सरफेस से एच हाइट ऊपर है, ठीक, और कोई दूसरा पॉइंट बी है जो डेप्थ में है, एच डेप्थ में है, तो क्या इन दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए और बी पे सेम रहेगा? ये क्वेश्चन है, यानी हम लोग को एट हाइट एच, फर्स्ट है एट हाइट एच, एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस,
देखो, तो हम ये ट्रीट करेंगे कि दिस इज आउटसाइड पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो लगाना नहीं है, हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है आउटसाइड के लिए, अगर ये चार्ज होता है, ये एसएनसी होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये आर जो लेते हैं, समझना, यह जो स्मॉल आर लेते हैं, कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से। कहाँ का, पॉइंट का। यानी कि अगर हम इस केस में देखें तो इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, राइट। तो देखो, सिर्फ के क्यू वाले टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जीएम से, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब इसी को बुक में अप्रोक्सीमेशन लगा के देता है, ठीक है। ये जी एट हाइट एट एच ले लो, ठीक है, हाइट एबव, ठीक है, या हम लोग इसको नोटेशन ए दे देते हैं, एबव पता चल जाएगा, एबव जी ए, ठीक। अब देखो, ये दिस इज द फॉर्मूला, यहीं से बन जाएगा, लेकिन बुक में इसी को अप्रोक्सीमेशन लगाता है, बिकॉज जो हम लोग हाइट लेते हैं, क्या अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा होता है, क्योंकि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, राइट, 6400 मीटर, राइट, किलोमीटर होता है ना, हाँ किलोमीटर होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट तो बहुत कम होता है, 100 मीटर, 200 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा देंगे। तुमको पता है बाइनोमियल कब लगता है, हम लोग 1 प्लस एक्स को 1 लिख सकते हैं, कब, व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल। ये चीज बताए हैं, एक्सिस, ये चीज बताए हैं ना क्लास में। तो हम लोग किसी भी तरह इस फॉर्मेट में लाना है कि 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मेट में लाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर, आर कॉमन ही ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो जी एम बाई आर स्क्वायर, और क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब देखो, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर ले ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यानी जी ए आ गया तुम्हारा जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर के करते हैं, ठीक है। हो गया, चलो। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक। जी एम बाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर के पावर -2, ठीक है। और देखो, फिर यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे, 1 प्लस एक्स के पावर -n, जब x इज वेरी स्मॉल, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, बताए थे तुम लोगों को 1 माइनस एन एक्स, बताए हैं क्या। तो यहाँ पर देखो, क्या h बाई आर बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, दिस इंप्लाई h बाई आर क्या हो जाएगा, बहुत लेस देन 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका मतलब ये -2 इधर आ जाएगा, ठीक। तो देखो g कितना आ जाएगा, एबव जी एम बाई आर स्क्वायर 1 -2 एच बाई आर, राइट। और ये फॉर्मूला होता है। और देखो जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या जी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पे होता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जी टाइम्स 1 -2 एच बाई, सही है। तो ये वेरिएशन, इस तरह का वेरिएशन होता है, ठीक। यूज देखो, फॉर्मेट कहाँ से है, हम लोग यहीं से यूज करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बन जाएगा, ठीक है। बट और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लाना है तो अप्रोक्सीमेशन लगा देना, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। सेकेंड केस देख लो, डेप्थ वाला, एट डेप्थ h,
फ्रॉम सरफेस। देखो तो हम लोग अगर कंपेयर करें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर मान लो कोई ये एसेंसी है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, ये एसेंसी है, और यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना आता है, ई, याद है, के क्यू आर बाई आर क्यू, ये होता है ना। तो देखो हम क्या बताए थे कि के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर देना है, राइट, और यहाँ पर ये आर कहाँ से है, फ्रॉम सेंटर। तो अगर हम सरफेस से बात करें तो सरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या आर माइनस आर हो जाएगा। देखो हम क्या बोले कि ग्रेविटेशन में इस के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर देंगे, राइट, के क्यू को किससे रिप्लेस करते हैं, जीएम से, ठीक, और इस आर को सिर्फ हम लोग का फोकस होता है आर से, तो यहाँ पे आर दे रखा है फ्रॉम सेंटर, तो अगर हम इसको सरफेस, वीडियो पॉज हो जाए, चलो देखो ये फ्रॉम सेंटर, अगर इसको हम लोग सरफेस से डिस्टेंस लिखना चाहे तो क्या इसको लिख सकते हैं ना, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस आर इनटू आर क्यू अपॉन आर क्यू। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? अगर हम इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर निकालना चाहते हैं, सेंटर से आर लो या सरफेस से कैपिटल आर माइनस आर लिखो, क्या बराबर होगा? बराबर है ना, ठीक। अब देखो अब हम लोग को अर्थ के केस में, ठीक, हम लोग को जो डेप्थ दे रखा होता है, कहाँ से दे रखा होता है, फ्रॉम सरफेस, सरफेस से एच डेप्थ नीचे, राइट। एक्चुअल में हम लोग अगर जी लिखना चाहें एट डेप्थ डी तो क्या लिखेंगे, जी एम बाई, जो फॉर्मेट यहाँ पे वही चीज आर क्यू इंटू ये कितना हो जाएगा डेप्थ आर माइनस एच। समझ में आया? सिंपल, आर माइनस एच, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेंटर से कैलकुलेट करते थे, लेकिन ग्रेविटेशन में हमको सरफेस से आना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर माइनस एच, ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं? फॉर्मेट ये यूज करना है। क्या? अरे देखो डिस्टेंस का ही तो बात है, सेंटर से ये डिस्टेंस लो चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस लो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 10 कूलम होगा, सेंटर से नापेंगे तो भी 10 कूलम आएगा, या सरफेस से नापो तो भी 10 न्यूटन पर कूलम होगा, दोनों तो सेम ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे वेरी कर सकता है क्या, एक कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ एकदम जरूरी है। एक बात बताओ, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या? पहली बात, तो या तो तुम उसको सेंटर से मापो या तो उसको सरफेस से मापो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम इसको इसलिए सरफेस से कर दिए क्योंकि हमको ग्रेविटेशन में जो डेप्थ दे रखा होता है सरफेस से दे रखा होता है, तो हम क्या कन्वर्ट कर दिए इसको सरफेस वाला में कन्वर्ट कर दिए, राइट। तो सिंपल आर माइनस एच कर दो, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट बुक में ऐसे नहीं दिखेगा, क्वेश्चन तुम्हारा मेंस में इसी से बनेगा, ध्यान रहे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहे हैं मेंस में इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, बट बुक में अप्रोक्सीमेशन लगा देता है, क्योंकि यह जो एच होता है, क्या ये वाला सरफेस से हो गया ना, आर माइनस एच कर दिए ना। देखो सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस से बना दिए तो कैसा फॉर्मूला आ गया, आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर आ गया, तो यहाँ पर कैपिटल आर, फिर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एच। कुछ नहीं करना है, देखो सारा चीज सेम रखना है, सिर्फ के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर देना है और आर को जैसा यहाँ पे आर है, ठीक है। अरे चलो तुम लोग समझो, चलो एक, चलो समझाते हैं फिर से, छोड़ो इसको, छोड़ो कंफ्यूज मत करो। चलो ये डिस्टेंस आर यहाँ पे फ्रॉम सेंटर से, ये सब क्लियर है, राइट, ये क्लियर है ना। अब देखो अगर हमको जो अर्थ में डेप्थ मालूम होता है तो सेंटर से मालूम होता है कि सरफेस से,
सरफेस से। तो अगर हम उस डेप्थ को यहाँ पे, हमको तो फॉर्मूला में यहाँ पे जो सेंटर से डिस्टेंस पता है, तो अगर हम ये सेंटर से डिस्टेंस लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे, ये टोटल तुम्हारा आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एच। तो पुट कर दो यहाँ पे आर माइनस एच, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, पुट कर दो यहाँ पे आर माइनस एच, सेम तो आ गया। ये चीज समझ में आ गया। देखो इसी स्मॉल आर को हम लिखे हैं आर माइनस एच, क्वेश्चन में ये आर गिवन होता है, एच गिवन होता है, बट हमको क्या लिखना होता है, आर माइनस एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ठीक है, एज एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर क्यूब, आर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एच बाई आर, ये आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाई आर, और इस जी एम बाई आर स्क्वायर या तो सरफेस वाला है, यानी जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, बुक में ये लिखने देखा हुआ मिलेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। समझ में आ गया। देखो इससे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में आता है, इसलिए सिर्फ ग्रेविटेशन में इस पॉइंट को फोकस करना है। ठीक है, एकदम कभी क्वेश्चन पूछ दे रहा है कितना हाइट पे, हाइट क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, डेप्थ में भी सेम हाइट पे होना चाहिए, मतलब एच का क्या वैल्यू होना चाहिए कि एबव जाए या डेप्थ में जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सिंपली ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो, अब इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो हम लोग स्फीयर को ऑलरेडी कितने भाग में डिवाइड कर दिए हैं, कितने तरह से डिवाइड कर दिए, 4 भाग में, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों भाई एक जगह, और एक अलग एसेंसी। ऐसा इसको तीनों को एक जगह क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। ठीक, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एक बार इन तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे और एक बार इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत, नो डाउट। ठीक, चलो एक बात पूछते हैं, किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ डिसाइड करता है, सरफेस पे। किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर कैसा शो करता है, कहाँ ज्यादा चार्ज होगा कहाँ कम चार्ज होगा, हाँ, जहां जहां कॉर्नर होगा वहां वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, राइट, जहां जहां फ्लैट सरफेस होगा वहां वहां चार्ज डेंसिटी कम रहेगा, क्योंकि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये बता चुके हैं, क्योंकि एवरी पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, तो हर पॉइंट एक खुद का सर्कल होगा, उस सर्कल का रेडियस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। राइट, चलो ठीक है। और कंडक्टर कैसा सरफेस होता है, पोटेंशियल क्या कंडक्टर पे अलग अलग होता है या सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल सेम होता है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू hollow conducting, solid conducting and hollow non conducting।
इन तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, राइट। देखो पोटेंशियल एनर्जी, पहले ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पे चार्ज कहाँ रहेगा, जो भी चार्ज देंगे सरफेस पे रहेगा। इन तीनों में चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे। जो भी चार्ज देंगे वो सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, राइट। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ, ये अपनी भाषा में बोलो, यह वह एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने में लगता है। क्या बोल सकते हैं, यह वह एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने में लगता है। यानी किसी चीज को हम बनाते हैं तो खुद हम काम कर रहे होते हैं ना, यानी हम अपना एनर्जी लगा रहे होते हैं, राइट। और वह एनर्जी उसमें क्या हो गया, स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये बना कैसे होगा देखो, हाँ मान लो पहले ये सिर्फ न्यूट्रल होगा, राइट, ये जो स्फीयर होगा ये न्यूट्रल होगा, तो इन्फिनिटी से पहले क्यू चार्ज लाए होंगे। तो फर्स्ट टाइम क्यू चार्ज लाए तो कोई काम करना पड़ा होगा क्या, किसी के अगेंस्ट में ला रहे नहीं, कोई फील्ड नहीं था, तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, यानी इस पर अब प्लस क्यू आ गया, इस पे क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो गया कितना, के क्यू बाई आर, राइट। अब देखो, अब जैसे ही क्यू ला दिए, अब अगर इससे ज्यादा थोड़ा सा भी, अगर एकदम छोटा सा भी इस डी क्यू को भी लाएंगे ना, तो इस चार्ज की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, यानी अब हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कि पहली बार क्यू को लाए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही अब छोटा सा डी क्यू को लाते हैं इन्फिनिटी से, तो अब हमको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट में काम करेंगे, राइट। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वी डी क्यू, सही है कि नहीं। अगर इस छोटे से चार्ज को लाने के लिए छोटा सा जो मेहनत करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा, वी डी क्यू, और यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, डी यू। समझो, इस छोटे से चार्ज को लाने के लिए जो मेहनत की है, क्या उस छोटे से चार्ज के लिए एनर्जी है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो u बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी क्यू, राइट। v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर डी क्यू। वेरिएबल क्या है, q, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, पहले कोई चार्ज नहीं था और धीरे धीरे डी क्यू जोड़ते जोड़ते कितना चार्ज बना देंगे, कैपिटल क्यू। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, डायरेक्ट लिख दिए, इंटीग्रेशन कर लोगे, देखो क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, यू के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। यह पोटेंशियल एनर्जी होगा किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से। यह हुआ एच सी हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड एच एन सी, इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बात बताओ, एनर्जी कहाँ होगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं एनर्जी होता है। तो एक बात बताओ, इस स्फीयर के लिए, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अंदर तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। क्या अंदर एनर्जी होगा, यानी अंदर एनर्जी जीरो होगा, राइट। तो ये एनर्जी सारा कहाँ फैला होगा, बाहर। सर अरे बेवकूफ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कि पूरा जीरो रेडियस से पूरा इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फैला होता है, भूल गया। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही ना एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पूरा सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, यानी यह जो एनर्जी होगा, दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात को समझो, देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वह कहां से कहां तक फैला होगा,
सरफेस से इन्फिनिटी तक। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, राइट, तो ये पूरा सरफेस से इन्फिनिटी तक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर टू इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इसका मतलब एनर्जी भी कहाँ होगा, आर टू इन्फिनिटी। तो देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉलो कंडक्टिंग में एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी, हाँ, एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एनर्जी कौन सा एनर्जी कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट। और कहां से कहां तक फैला हुआ, आर से इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, जो चीज पूरा आर से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब समुद्र का पानी यूज कर लेगा क्या, नहीं यूज करेगा, लेकिन बकेट का पानी यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो, ये एनर्जी यूजफुल नहीं है क्योंकि ये पूरा फैला हुआ। अगर हम इस एनर्जी को किसी सीमित एरिया में फिक्स्ड कर देंगे तो वो चीज यूज कर देंगे, और वही काम कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, देखो कैपेसिटर एनर्जी को दो प्लेट के बीच में बांध देता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ अंदर ही रहने देता, बाहर नहीं। तो अगर एनर्जी अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो एनर्जी भी इसी में स्टोर होगा। यानी कि अब ये क्या हो गया, एक बाल्टी की तरह बिहेव करने लगता है। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, बकेट की तरह, बकेट ऑफ एनर्जी, राइट। और अभी ये क्या है, ये समुद्र है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, यानी ये यूजफुल नहीं होता है। ठीक, एनर्जी कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आर से लेकर इन्फिनिटी पे। ठीक, यह यूजफुल एनर्जी नहीं है क्योंकि हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर कर सकता है क्या, समुद्र के पानी को स्टोर कर सकते हैं, नहीं ना। वैसे ही इसको भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी ये यूजफुल नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इसी को फिक्स्ड कर दें, किसी तरह फिक्स रीजन में हम लोग बांध दें कि नहीं तुम इतना दूर में ही रहो, और उससे हम लोग काम करवा सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को बाउंड कर देते हैं ना, तो हमारे यूज के लिए हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझो बाउंड, हम जो बता रहे हैं उस चीज को समझो। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एसेंसी। देखो ये बहुत ही डेंजर है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बताओ एसेंसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी था, क्या आया था, और आउट में भी था, क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है बाहर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी अंदर भी होगा, जो भी एनर्जी होगा, क्या सिर्फ लॉजिक से बोल सकते हैं ना कि एनर्जी जो भी होगा, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अंदर भी होगा एंड बाहर भी होगा। तो देखो बाहर वाला का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाहर वाला आर से इन्फिनिटी तक में फैला होगा, और अंदर वाला कहाँ से कहाँ तक फैला होगा, जीरो से लेके आर, कैपिटल आर। तो ये तो यूजफुल हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले इतना बात समझ में आया ना कि इसमें जो भी एनर्जी होगा अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी है, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, राइट। चलो इसको देखते हैं। अब ये एसेंसी है तो इसमें हम लोग चार्ज खुद से रख देंगे। ठीक, तो मान लो अभी हम लोग यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ये ज्यादा डीप में नहीं जानना है, सिर्फ एक केस ले लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, मान लो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है, और रो है तुम्हारा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। अब देखो यह जो एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होगा, इसका जो इस स्फीयर को बनाने में लगा होगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बना कैसे होगा, देखो ये स्फीयर बना कैसे होगा, पहले क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाए होंगे,
तो एक छोटा सा यहाँ पे मान लो सेंटर पे रख दिए, इस क्यू को छोटा सा सेंटर पे रख दिए, तो क्या एक छोटा सा पहले स्फीयर बना होगा ना, सॉलिड स्फीयर आर रेडियस का, और इस पे चार्ज कितना क्यू। ये चीज समझ में है ना कि पहले क्यू रखे, क्योंकि इसमें चार्ज पूरा सॉलिड में पूरा भरा हुआ है, मतलब सेंटर से ऐसे जोड़ते 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 धीरे 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 बड़ा गोला बना दिए, समझ रहे हो ना, एक एक गोला को जोड़ते 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 धीरे धीरे बड़ा गोला बना दिए, तो ऐसे ही बना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। तो अगर हम इसको Q को रो के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? Q बराबर, देखो फर्स्ट टाइम हम इन्फिनिटी से Q लेके आए तो कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा। अगर Q को रो के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो इंटू वॉल्यूम, इस छोटा वाला, यानी रो Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ से Q कितना आ गया तुम्हारा? Q आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? चलो अब देखो अब जैसे ही ये छोटा सा स्फीयर Q आया तो इसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। अगर अब हम कोशिश किए डी क्यू को लाने के लिए तो हमको इसके अगेंस्ट में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से अब फील्ड जनरेट होने लगेगा, हुआ कि नहीं? तो अब हम लोग जो वर्क डन, हाँ अब जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा तुम्हारा वी डी क्यू, और वी कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। चलो डी क्यू, चलो पुट करो वैल्यू, के क्यू का वैल्यू क्यू इंटू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू आर। ये क्या आ गया तुम्हारा? के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यू। यहाँ तक किसी को डाउट? इंटू डी क्यू, देखो डी क्यू छूट गया, इंटू डी क्यू। ये छोटा सा वर्क डन करना पड़ा किसको? इस डी क्यू को लाने में। तो अगर हम पूरा क्यू को लाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्या वही वर्क डन मेरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? समझ रहे हो ना? यानी अगर हम U की बात करते हैं टोटल एनर्जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW, और ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाई आर क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ वेरिएबल डी क्यू है, तो डी क्यू कैसे लिखेंगे? देखो क्यू पता चल गया है, क्यू तुम्हारा यहाँ पे है ये, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियल आर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा? देखो इसको करते हैं, डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 3Q आर स्क्वायर बाई आर क्यू इंटू डी आर। चलो इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये कैसे लिखें? समझ में आ रहा है? हम ये सब तो कांस्टेंट है, कैपिटल की कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यू कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है? स्मॉल आर, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज रखेंगे रेडियस बढ़ते जाएगा, गोला बढ़ते जाएगा, मान लो गोला जुड़ जाते हैं, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, धीरे धीरे रेडियस भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, यानी दोनों चीज वेरिएबल है, यहाँ पर चार्ज भी वेरिएबल है और रेडियस भी वेरिएबल है। इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों में रिलेशन निकाल दिए क्यू और आर में, और उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर डी आर। कोई डाउट? चलो अब पुट करो, के 3K क्यू स्क्वायर बाई आर के पावर 6 इंटू आर के पावर 4 डी आर इंटीग्रेशन। देखो तो सही लिखे? चलो इस डी क्यू का वैल्यू हम रख दिए, यहाँ से इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ से इस पूरे टर्म को रख दिए, सही है? अब चलो अब लिमिट के बारे में सोचते हैं, लिमिट। अब लिमिट क्या लगाए? तो चलो लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक इस बार फैला हुआ? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो से लेकर इन्फिनिटी में फैला हुआ है?
तो इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। या चलो 0 से लेके आर तुम लगा दो, क्योंकि हम लोग सॉरी यहाँ चार्ज लिए ना, गलत हो गया। 0 से लेके आर, चार्ज चार्ज को हम लोग इंटीग्रेट किए ना, चार्ज से रिलेशन आया डी आर में, और डी आर कहाँ से कहाँ तक, रेडियस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके आर तक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3k³ बाई आर के पावर 6 इंटू आर के पावर 5/5, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 3k³ बाई 5r करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 3k² बाई 5r। बट ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दिस, हाँ एक बात बताओ, 0 से आर कैसे बोल सकते हैं, तो हम टोटल कैलकुलेट किए ना, क्या पूरा चार्ज को रख दिए तो टोटल कैलकुलेट हो गया ना, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज stored in form of electric field। और ये फैला हुआ है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखो, इस बार 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिखे, तो चलो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एसेंसी होगा, क्योंकि ये टोटल एनर्जी कैलकुलेट किए ना, टोटल चार्ज को निकाल दिए ना, चार्ज अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल की वजह से निकला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल फैला हुआ है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 0 से लेके इन्फिनिटी पे, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगा कि नहीं, तो यह जो एनर्जी आया कहाँ से कहाँ तक फैलेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बट इसको हम लोग तोड़ देंगे, एक बार 0 से अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, 0 से लेके आर अंदर पॉइंट अंदर, ठीक है, और बाहर वाला आर से लेके इन्फिनिटी तक बाहर। तो देखो बाहर का बिहेवियर अगर देखा जाए, समझो बाहरी आउट की बारे में देखा जाए तो दिस इज सेम एज HC SC एंड HNC। क्या किसी को डाउट यहाँ पे, बाहर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा जाए तो नेचर सेम है, देखो बाहर का नेचर सेम है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होता है, जो बाहरी पॉइंट के लिए, बाहरी पॉइंट के लिए क्या सारा में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो क्या एनर्जी भी सेम होगा, यानी ये पता चल गया कि जो बाहर में एनर्जी होगा आउट, वो हो जाएगा kq²/2r। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि बाहर में जो भी एनर्जी होगा इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अब अंदर की बात करें तो दिस इज यू टोटल, और यू टोटल जो होगा, यू टोटल वह यू अंदर प्लस यू बाहर, हम लोग को यू अंदर निकालना है, यू इन, तो क्या आ जाएगा यू टोटल माइनस यू आउट, और यू टोटल कितना है 3k²/5r माइनस kq²/2r। सॉल्व करो फटाफट, kq²/10r आया, यानी अंदर में एनर्जी कितना स्टोर होगा kq²/10r। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है कि अंदर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, बाहर में एनर्जी कितना स्टोर होगा। अब एक बात बताओ, इसमें यूजफुल कौन है, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला, यानी आगे चल के हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इतना ही एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो समुद्र है, इसके बारे में हम लोग को कोई अता पता नहीं है, स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चीज है, 100 ग्राम पूरा इनफाइनाइट दुनिया में फैला हुआ है, तो उसको चुनना बहुत मुश्किल है, राइट, वही चीज है। बट यहाँ पर देखो ये फिक्स रीजन में 0 से R तक, मतलब इसके अंदर है, इसको इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग आगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे, ठीक। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, चलो चलो एक बार समराइज कर देते हैं सारा चीज को फटाफट, ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं, तुम लोग खुद बनाना।
राइट। एक स्फीयर बनाते हैं, राइट। एक स्फीयर, मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, ठीक है। ठीक, अब स्फीयर दो तरह का पॉसिबल है, दिस इज स्फीयर, ठीक है। स्फीयर दो तरह का होगा, एक तुम्हारा, एक बार आ जाएगा तुम्हारा कौन कौन सा, एच सी, एस सी एंड एस एन सी, नहीं एस, गलत, एच एन सी होगा ना, गलत लिख दिए, एच एन सी, एस एन सी नहीं, एच एन सी, और एक बार आ जाएगा एस एन सी, राइट। तो इस पूरे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा ग्राफ समझो, यहाँ पे हम स्फीयर लिख रहे हैं, फटाफट बताना, इसमें हो जाएगा तुम्हारा एच सी, एस सी एंड एच एन सी, और इसमें हो जाएगा अकेले एस एन सी, ठीक। अब चलो एक पॉइंट अंदर ले लेते हैं ए, और एक पॉइंट बाहर लेते हैं बी। तो सबसे पहले ई ए अंदर वाला, ई बी बाहर वाला, ग्राफ ई वर्सेस आर का ग्राफ, सेकेंड वी ए वी बी, ठीक। थर्ड वी वर्सेस आर का ग्राफ, और सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल लिखना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। चलो फटाफट बोल दो, फटाफट। अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फर्स्ट केस में ये चीज समझ में आएगी, ए पॉइंट अंदर है, बी पॉइंट बाहर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आवाज आ रही है मेरी? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? कितना होगा फटाफट बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर ग्राफ, अंदर जीरो, राइट। पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट के क्यू बाई आर, जो कि सेंटर वाला होगा, और वही सरफेस वाला भी होगा, बाहर के क्यू बाई कैपिटल आर, ग्राफ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, कहां से कहां तक फैला हुआ है, r से लेके इंफिनिटी तक, राइट। इसमें बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में के क्यू आर बाई कैपिटल आर के, बाहर तो सेम ही रहेगा। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सीधा, फिर ऐसे। पोटेंशियल, अंदर में पोटेंशियल बोलो फटाफट, के क्यू बाई 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बाहर में के क्यू बाई आर ही रहेगा। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे, फिर ऐसे, राइट। पोटेंशियल एनर्जी टोटल 3 के स्क्वायर बाई 5r, कहां से कहां तक फैला हुआ, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। चलो इतना चीज समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब देखो अब करना क्या है, एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसको होमवर्क में करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में क्या है, एसएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये तुम्हारा एसएनसी है, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर, ठीक। पहला इफ, फर्स्ट रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब,
सेकेंड, रो इक्वल टू रो नॉट आर क्यू कूलम पर मीटर क्यूब, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द जो हम कंसेप्ट बताए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर n प्लस 1 इफ रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर n, इसको वेरीफाई करना है, राइट? हो जाएगा? चलो इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ऑलमोस्ट हम लोग का कवर हो चुका है, अब एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि टनल प्रॉब्लम, एसएचएम प्रॉब्लम, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम, ग्राउंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारा चीज अब एप्लीकेशन है, ठीक है। मेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो ऑलमोस्ट अब कवर हो गया है, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, यूजेज कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।